सर आपको पता है एआई में कैसे पास होंगे तो 100 पॉइंट्स दूंगा। अगर आप है ना गलत रूम में गए, एआई को इतना कैपेबल बनाना है कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, खुद से जनरेट कर पाए। मतलब बेसिकली गूगल एंड सीरी जैसे यूज करते आप अच्छा करोगे, मैं आपको चाहिए दिखाते नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनके पास होता है। व्हाट डू यू चूज iOS वर्सेस एंड्रॉइड, नो डाउट iOS इज मोर सिक्योर। मैकबुक वर्सेस विंडोज लैपटॉप विंडोज लैपटॉप, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी आई विल गो विद द वर्चुअल रियलिटी। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रीइंफोर्समेंट ओके जो है बस परमात्मा का है। सो हाय टेक एंथुसियास्ट ओवर हियर। मुझे पता है कि आप लोग टेक एंथुसियास्ट हो, तभी तो मशीन लर्निंग की वीडियो पे आए हो। बट वरी नॉट, आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने मशीन लर्निंग पे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस ले रखा है। ही इज द हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उनके पास रिसर्च पेपर्स का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एआई का भी है, एमएल का भी है, डाटा साइंस का भी है। ओ माय गॉड, कितने कितने एक्सपीरियंसेस है। सो विदाउट एनी फर्दर यू, लेट अस प्रेजेंट प्रतीक सर ओवर द शो। हेलो सर, हाउ डू यू डू? I'm good, Alok. So it's my actually privilege to have you over here, and I'm thankful that you have given me this platform that I can actually discuss on some crucial points about the career of my students, and I'm pretty sure that through your channel, many of my students they will be actually be benefited from my experience. Dr. Agarwal sir, it's my immense pleasure to have you in my show. Thank you. So sir, like basically, I want to just know about how do you came into this industry of machine learning, because it's very crucial। और मुझे जहाँ तक पता है कि मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा मैथ्स आती है, तो क्या पहले से ही मैथ्स के एंथुसियास्ट थे? मैथ्स की तो बात नहीं है, मैं आपको है ना एक्चुअली बताता हूँ कि एआई एमएल में मैं कैसे आया हाँ पहले। जी सर, प्लीज़। लाइक ड्यूरिंग माय एमटेक ना इन ट्रिपल आईटी ग्वालियर, सो आई कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। ओके सर। So during that time, even my MTech was in software engineering. ओके। So दूर दूर तक AI ML का कुछ लेना देना नहीं था। हाँ जी सर। जो मेरा थीसिस डिजर्टेशन था, जो डिजर्टेशन टॉपिक था, तो उसमें जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो डॉक्टर रितु तिवारी एंड डॉक्टर अनुपम शुक्ला सर। ओके। सो मीन्स उनका एक्चुअली ये फील्ड था, इंटेलिजेंट सिस्टम्स। तो मेरा ये डिसीजन था कि हाँ, मैंने है ना मतलब सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर लिया था कि भाई सुपरवाइज़र मेरे यही होंगे। ठीक है। ठीक है, अब टॉपिक जो मैंने लेना है, अब वो मैंने सुपरवाइज़र से डिस्कस करके लेना है। एज देयर फील्ड ऑफ रिसर्च वॉज इंटेलिजेंट सिस्टम्स, सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे वो काम करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरा भी था कि भाई अब मैं काम करूँगा तो इसी फील्ड में ही कर पाऊँगा। सो मेरा जो मास्टर्स का जो टॉपिक था दैट वाज मल्टीलिंगुअल स्पीकर रिकॉग्निशन यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब बेसिकली गूगल एंड सीरी जैसे यूज करते हैं समहाउ। हे गूगल, हे सीरी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या था कि जो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस थी, हाँ जी। उन पे मैंने है ना कुछ स्पीच अटरेंसेस लेने थे। उन अटरेंसेस को रिकॉर्ड करके उस पर मैंने कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग करके ये रिकॉग्नाइज करना था कि ये कौन स्पीकर है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है और क्या वर्ड बोल रहा है। तो ये मेरा एमटेक का थीसिस का रिसर्च टॉपिक था, एंड विच आई डिड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर रितु तिवारी एंड डॉक्टर अनुपम शुक्ला। सो अनुपम शुक्ला सर, नाउ ही इज़ डायरेक्टर एट NIT सूरत, एंड रितु मैम शी इज़ प्रोफेसर इन ट्रिपल IIT पुणे। सो दोनों टीचर्स का है ना काफ़ी मुझे लाइक गाइडेंस मिला, एंड वहीं से फिर धीरे धीरे एक कहते ना कि आप इस तरफ झुकते चले गए कि भाई ये वाला फील्ड है, अब यही आपका फील्ड रहेगा। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, नई नई और अपॉर्चुनिटीज़ आई कुछ। मुझे है ना, मैं आई विल बी थैंकफुल टू माय यूनिवर्सिटी एज वेल कि जो जब डोमेन्स डिसाइड हो रहे थे, डिपार्टमेंट डिसाइड हो रहे थे, सो आई वॉज द पर्सन हु वॉज चूजन टू लीड दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। सो उस टाइम पे ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्लब करके एक डिपार्टमेंट बना था 2013 में। ओके। उससे पहले यहाँ पे है ना वर्टिकल वाइज है ना डिपार्टमेंट नहीं थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रन होता था। तो जब इनको कंबाइन करके 2012 और 13 में जब वर्टिकल्स बनाए गए, देन इंटेलिजेंट सिस्टम्स वाज वन वर्टिकल, एंड आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली लीड दिस।
और वहाँ से फिर धीरे धीरे और मतलब कहते हैं ना कि यार ऊपर से डेस्टिनी आपकी डिसाइडेड है कि आपने करना क्या है, वैसे ही हालात बनेंगे, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड आई एक्चुअली इंडल्ज माई सेल्फ, इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अब जो है बस परमात्मा का है, कर रहे हैं। दैट्स टोटली गुड सर, आप बहुत सही है आपका। सर आप इंटेलिजेंस की बात ही कर रहे हैं, सो मेरे को एक बेसिकली सर बहुत रफ क्वेश्चन है और बहुत सारे व्यूअर्स ने भी आस्क किया है कि लाइक व्हाट इज द मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल, डाटा साइंस, क्योंकि आपने इस फील्ड में वर्क किया है। स्पीच रिकॉग्निशन इज समथिंग कि इतना यूज डाटा का आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे बेसिक डिफरेंस आता कहाँ है मशीन लर्निंग और एआई में? इट्स वेरी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना लोगों को, यही आता है कि कहाँ मशीन लर्निंग ख़त्म हो रहा है, कहाँ डीप लर्निंग आ रहा है, कहाँ एआई आ रहा है, कहाँ मशीन लर्निंग जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि इनमें है ना बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब मैं बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे कुछ भी मशीन से हम इंटेलिजेंटली करवा रहे हैं ना। इफ़ आई से दैट इफ़ योर मशीन इज़ थिंकिंग, बिहेविंग, एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, आई कॉल इट दैट इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। लेकिन वो कर कैसे रहा है, उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम्स होंगी, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होंगे, उसके पीछे कुछ प्रोग्राम होगा, उसके पीछे कोई अप्रोच होगी। वो अप्रोच अलग अलग कंपोनेंट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एआई के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उसमें कंप्यूटर विजन हो सकता है एक कंपोनेंट, उसमें मशीन लर्निंग हो सकता है, उसमें डीप लर्निंग हो सकता है। तो अब जब मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ तो मशीन लर्निंग सिंपली ये कहता है कि लाइक सर्टेन टास्क्स आर गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से मैं आपसे बात करूँ, यू आर एन ऑब्जेक्ट और यू आर अ लर्नर फॉर मी, सो मैं कैसे जज करूँगा कि दैट यू आर लर्निंग समथिंग और नॉट? उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक सर्टेन सेट ऑफ टास्क है वो मैं आपको दूंगा, बार बार आपको वो मैं टास्क करने के लिए देता जाऊँगा। ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा इफ़ योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स ऑन दोज टास्क इट मीन्स यू आर लर्निंग। हाँ, यही एक लेमैन अप्रोच है राइट ना। मैंने आपको कोई टास्क दिया, आप उसे कर रहे हो, करते करते आप सीख गए, तो मैंने कहा आप सीख गए, ठीक है, लर्निंग है। अब मैं इस चीज़ को बोलूँ कि मशीन लर्निंग में मैंने मशीन को बोला कि जी देयर आर सर्टेन सेट ऑफ टास्क यू नीड टू लर्न, आई एज एन इंडिविजुअल और एज अ डेवलपर इज प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू यू। वो एक बार टास्क मैंने समझाया, 2 बार मैंने टास्क समझाया, बार बार मैंने वो ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग करते करते अब वो मेरी मशीन इतनी एक्सपर्ट हो गई उस तरह के डेटा पे, उस तरह के पैटर्न्स पे, अब वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, अब या अब वो क्लासीफाई कर पा रहा है, या अब वो रीड कर पा रहा है कि भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। सो वो है मशीन लर्निंग, ठीक है। सो मीन्स इट इज़ एन अप्रोच और इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एआई। एआई इज़ अ ब्रॉडर टर्म, कहीं ना कहीं एआई इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस एक, मैं बोलूँगा कि एक सुपर सेट हो गया, ओके, ठीक है। और ये इसका सबसेट है। हाँ, उसके अंदर सबसेट आ गया एआई। एआई का एक कंपोनेंट आ गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मैं कभी भी है ना रोबोट की बात नहीं कर रहा। मैं मशीन लर्निंग में आपके इमेज और हाई डायमेंशनल डेटा और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। मैं उसमें बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ कि भाई क्या जो डेटा सेट आपका दिया हुआ है उस डेटा सेट में केवल तीन पैरामीटर्स पे और या 3 तरह के मैं लर्निंग करूँगा, या तो सुपरवाइज्ड होगी या अनसुपरवाइज्ड होगी या वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी, राइट, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग मीन्स मैं आपको क्लासरूम में जो टीच कर रहा हूँ मेरे सुपरविज़न में मैंने आपको पहले बताया कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये अप्रोच है, ठीक है। इट मीन्स प्रोसेस भी मैं ही डिफाइन कर रहा हूँ, आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैंने बताया है। नेक्स्ट टाइम उससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने वैल्यूज चेंज करके आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए। नाउ अंडर माय सुपरविजन यू आर अटेम्प्टिंग इन द सेम मैनर। ये हो गया सुपरवाइज। मतलब मेरे सुपरविजन में मैंने आपको पहले से बताया कि क्या इसका टारगेट होगा, कैसे है ना इसमें इनपुट्स दिए जा रहे हैं और किस तरह के फंक्शंस मैंने अप्लाई करने हैं, वो सब कुछ सुपरवाइज्ड मैनर में चल रहा है, राइट। इसके भी हमारे 2 फर्दर टाइप्स हो गए। एक मैंने बोला जी अगर डेटा हमारा क्लासिकल है या कैटेगरिकल है तो मैं उसमें क्लासिफिकेशन लगाऊंगा। अगर वो डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस टाइप है कि भाई एक के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आएगी, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, तो मैं उसमें रिग्रेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डिस्क्रीट डेटा पे जो काम हो रहा है वो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, जो कॉन्टिन्यूस डेटा पे काम हो रहा है दैट इज आवर रिग्रेशन।
ये मेरा सुपरवाइज लर्निंग पूरी इसी पे चलती है। डिस्क्रीट डेटा इज बेसिकली जो काउंट हो सके। डिस्क्रीट डेटा मान लो जिसे मैं कैटेगराइज कर पा रहा हूँ। मैंने बोला लेट्स से कि क्लासरूम है, उस क्लासरूम में इफ़ आई वांट टू सेग्रीगेट माय एंटायर सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस और 2 कैटेगरीज, 2 ग्रुप्स टू कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स। तो मैं मेरा क्या अप्रोच होगी? मेरी अप्रोच होगी कि या तो मैं ये कह दूं कि जी फर्स्ट 30 रोल नंबर्स एक साइड में आ जाओ, नेक्स्ट 30 रोल नंबर्स दूसरे साइड में आ जाओ। सो माय अप्रोच इज टू क्लासीफाई देम बेस्ड अपॉन देयर रोल नंबर्स। राइट। दूसरी अप्रोच होगी भाई जितने भी 9 पॉइंटर्स या 9 पॉइंटर्स से ऊपर वाले हैं वो एक तरफ आ जाओ, उससे कम वाले एक तरफ आ जाओ। तीसरी अप्रोच हो सकती है भाई सारी गर्ल्स एक तरफ आ जाओ, बॉयज़ एक तरफ आ जाओ, है ना। एक अप्रोच हो सकती है भाई जो कल प्रेजेंट थे वो एक तरफ आ जाओ, जो नहीं थे प्रेजेंट वो दूसरी तरफ चले जाओ मेरी क्लास में। मतलब बेसिकली कैटेगराइज हो पा रहा है। आई एम कैटेगराइजिंग देम और क्लासीफाइंग देम बेस्ड अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अगर मैं रिग्रेशन की बात करूंगा, रिग्रेशन में मैंने बोला कि आज जो लेट्स से टेम्परेचर है दैट इज टेम्परेचर लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस। yesterday it was 14.5, okay, day before yesterday it was 14.3 let's say। तो अब कल क्या होगा, मैं उसे ये नहीं कह सकता कि जी ये कोल्ड है या ये नॉर्मल टेम्परेचर है, या ये 15.7 होगा, ये 15.6 भी हो सकता है। वो जो वैल्यू है वो एक कंटिन्यूटी में आ रही है, मैं उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मेरा डेटा है वो कंटिन्यूअस नेचर का है। एक ग्राफ का पैटर्न अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस तरीके से एक लाइन कर्व की तरह जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम डेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे या तो ऊपर जाएगा या पीछे जाएगा। वहाँ पे हमने है ना कंटिन्यूअस डेटा के साथ जब भी प्ले करना होता है हम रिग्रेशन के साथ चले जाते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे जो प्रिडिक्शंस के काम हुए थे कि भाई आज इतने केस एक्टिव आए हैं, इतने रिकवरी हुई हैं, इतने डेथ केस हैं, इतने ये चीज़ें हैं, वो सारे पैरामीटर्स देके तो कल क्या होगा, जो फोरकास्टिंग हो रही थी वो सारी की सारी रिग्रेशन पे थी। तो जो भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे एग्जैक्टली हमने एक कंक्रीट आंसर नहीं देना है, वो एक वैल्यू के फॉर्म में होगा और वो वैल्यू एक नंबर कुछ भी हो सकता है। तो वो फ्लोट नंबर भी हो सकता है आपका, वो आपका इंटीजर नंबर भी हो सकता है, वो एक कॉन्टिन्यूस नेचर का है। वहाँ पे हमने रिग्रेशन की बात कर ली। ओके, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, अब अगर मैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करूँ, मैंने आपको बोला कि यार आपने है ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने ऑनलाइन किसी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना है, मूक से पढ़ना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपकी मर्जी है, आपने अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से आपने देखा सर आज मैं इवनिंग में कंफर्टेबल हूँ, मैं इवनिंग में पढ़ूंगा, ठीक है भाई पढ़ो। आपने कहा सर नहीं आज मुझे नींद आ रही है, मैं कल मॉर्निंग में पढ़ूंगा, अपनी मर्जी से पढ़ो। आप मुझे रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, मैं आपको मॉनिटर भी नहीं कर रहा हूँ, बट एट द एंड जब मैं आपको इवेल्युएट करूंगा तो मैं आपका रिजल्ट देखूंगा, ठीक है। आई एम नॉट डायरेक्टली सुपरवाइजिंग यू, ठीक है। उस केस में मैंने आपको बोल दिया कि जी, और मैं आपको आउटपुट भी नहीं बता रहा हूँ। पुराने वाले केस में मैं बता रहा था कि भाई ये रिजल्ट होगा, ये उसके इनपुट है, ये फंक्शंस हैं जो अप्लाई करने हैं, और आपने उसी तरह से अपने को ट्रेन किया। यहाँ पे मैं आपको केवल और केवल एक सिचुएशन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ इनपुट्स दे रहा हूँ, एंड इट इज़ ओपन टू यू कि हाउ यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ ऑन दैट एनवायरनमेंट एंड ऑन दैट डेटा। तो फीडबैक लूप भी नहीं ले रहे हैं इसमें, बेसिकली फीडबैक वाला कल्चर भी नहीं है इसमें। हम लास्ट में आपको केवल और केवल एक इवैल्यूएट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है आपका क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग में मैंने बोला कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, कोई आपको, आपके पेरेंट्स तो नहीं बताते हैं कि भाई इसके साथ आपने फ्रेंडशिप करनी है, इसके साथ नहीं करनी है, या इन जनरल बोल देंगे अच्छे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना आलोक तुमने, है ना, जो पढ़ने वाले हों। अब वो पढ़ने वाले की डेफिनेशन नहीं बताई गई आपको, या अच्छे बच्चों की डेफिनेशन आपको नहीं बताई गई, ठीक है। लेकिन इट्स यू हु इज जजिंग, है ना, फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी क्लास में सबसे पहले देखा कि भाई वो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, वो वाइब मैच हो रही है। हाँ, वो वाइब मैच कर रही है, ट्यूनिंग मैच कर रही है। अब वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आपको लग रहा है यार ये पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबीज़ आपकी हॉबीज से मैच करती है। आपने उस तरीके से ऑटोमेटिकली जो हमारी डिस्टेंसेस होती हैं उनको आपने कैलकुलेट करना चालू कर दिया। आपने
स्टूडेंट ए के साथ आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की, आपने बी के साथ की, आपने सी के साथ की, फिर आपको लगा यार जहाँ पे वो डिस्टेंस कम है ना वो मेरा अपना है, ठीक है। उस बेसिस पे अब जो दूसरा वाला स्टूडेंट है जिसे आपने अपना क्लोज फ्रेंड बनाया, उसने किसी दूसरे के साथ ऐसी वाइब्स अपनी मैच कराई, तो ऐसे करके जो एक तरह के थे वो एक ग्रुप में आ गए, एक क्लस्टर में आ गए, जो दूसरे तरीके के थे वो दूसरे क्लस्टर में आ गए। मैंने केवल ये डिफाइन करना है कि जी मुझे कितने ग्रुप्स चाहिए। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से अगर समझें, मैंने आपको एक मिनी प्रोजेक्ट दिया, आप लोग मिनी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे अपनी क्लासेस में, तो मैंने आपको एक असाइनमेंट में मिनी प्रोजेक्ट दिया और मैंने बोला कि जी दी साइज ऑफ द ग्रुप वुड बी 3 to 5, ओके, वो मैंने डिफाइन कर दिया। चॉइस इज योर्स, टॉपिक इज योर्स, एंड as there are 60 students let's say, and if I am considering that on an average there are 3 students or let's say 4 students, then मुझे 15 के आसपास ग्रुप्स चाहिए। हाँ, अब वो 15 ग्रुप का मतलब है मेरे 15 क्लस्टर मैंने डिफाइन कर दिया, मैं 15 से 16 नहीं करूँगा, ठीक है। अब और एक कंडीशन और मैंने दे दी कि जी 3 to 5 उसका साइज हो सकता है ग्रुप का। आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले अपने सबसे क्लोज फ्रेंड के पास गए, चले यार हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट अपने हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी के पास गए, चलो यार एक ग्रुप बना लें। लास्ट में जब आपने देखा यार 15 ही बनने हैं और मेरे पास बंदे पूरे नहीं हो रहे, तो जो बच गया आपने उससे कहा चल आ जाए मेरे साथ ही आ जा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो आपने अप्रोच लगाई टू मेक द ग्रुप, इट इज अ काइंड ऑफ क्लस्टरिंग, और इसको हम बोलते हैं के मींस क्लस्टरिंग टेक्निकल टर्म में। ओके, के मींस क्लस्टरिंग में मैंने क्या किया, मैंने एक एवरेज के लिया कि हमें कितने क्लस्टर बनाने हैं और मैंने हर एक की एक डिस्टेंस कैलकुलेट की। दैट डिस्टेंस कैन बी यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, ओके। वो कोई भी हमारी फॉर्मूला हो सकता है, किसी भी तरह से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि भाई ये डेटा पॉइंट इस डेटा पॉइंट के पास है, ये डेटा पॉइंट दूर है, तो मैं इसको इसके साथ एक ग्रुप में कर दूंगा, इसको दूर कर दूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वहां पे निकाल रहा है। और वो उसका कोई भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है हाँ, कैलकुलेट करने का, वो मैंने सिंपली अप्लाई कर दिया। आपके केस में क्या है कि जब आप ग्रुप बना रहे हो तो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला या डिस्टेंस ये है कि यार मेरी वाइब किससे मैच कर रही है, हाँ, है ना। जिसके ज़्यादा आप क्लोज हो वो आपका सबसे पहले फ्रेंड होगा, लेकिन अगर मैंने एक कंस्टेंट लगा दिया नहीं जी रोल नंबर वाइज ही होगा, तो वो अनसुपरवाइज नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक रूल डिफाइन कर दिया कि जी इसी तरीके से हमने करना है। सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, अगर जहाँ पे रूल डिफाइंड हो वो सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे ना हो अनसुपरवाइज। नहीं, वहाँ पे भी हम है ना ग्रुप बना रहे हैं, वहाँ पे हमने एसोसिएट रूल्स लगा दिए। देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस, कि भाई इस तरीके से करना है, इतने बनाने हैं, ये इतना होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए, मैंने डिफाइन कर दिया। लेकिन मैं कंट्रोल अभी भी नहीं कर रहा हूँ आपको, इट इज स्टिल अनसुपरवाइज्ड। ओके, तो पहला वाला क्लस्टरिंग था, दूसरा वाला एसोसिएटिव रूल्स था, रूल माइनिंग, है ना। तो उसमें हम रूल्स के थ्रू वहाँ से उसे निकाल रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट आ गया। तीसरा वाला अगर मैं बात करूँ तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम क्या करते हैं कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अच्छा करोगे मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आप गलत करोगे मैं आपको पेनलाइज करूँगा, ठीक है। कब आप अच्छा करोगे कब आप गलत करोगे ये मैं आपको इमीडिएटली प्रोग्राम के थ्रू आपको डिफाइन करके दूंगा, ठीक है। एज अ लर्नर मैंने आपको एक, जो हम लोग है ना बचपन में गेम खेलते थे ना मेजेस वाला, कि इस रूम से उस रूम में गए, उस रूम से उस रूम में गए, ट्रेजर हंट टाइप का गेम। और उसमें जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई नेक्स्ट क्लू मिल जाए अगले रूम में जाने का। अगर नहीं मिला या आपको वहाँ पे कोई ट्रेजर हंट में कोई आपको कोई आइटम मिल गया जो आपको एक एज अ रिवॉर्ड आपने अपने पास कॉइन रखना है, नेक्स्ट रूम में आपको क्लू मिला, वहाँ से आप नेक्स्ट रूम में जाओगे। इस तरीके से आप तब तक जा पाओगे जब तक आपको क्लूज मिलते जा रहे हो। क्लूज आपको कब मिलेंगे? जब आप सही रूम में जा रहे हो। हाँ, जब आप गलत रूम में जाओगे तो आपको क्लूज नहीं मिलने। हाँ, और आप वहाँ पर या तो भटक जाओगे या स्टक कर जाओगे या वहीं लूप में फंस जाओगे, ठीक है, भूल भुलैया टाइप। हाँ, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मानो जैसे आपने बड़े सारे ऑनलाइन कोर्सेज अगर किए हैं तो आपने देखा होगा किसी भी ऑनलाइन कोर्स पे वो एक राइट साइड में टॉप पे कॉइन्स की एक नंबर दे देते हैं या पॉइंटर्स दे देते हैं या बैजेस दे देते हैं आपको।
आपने इतने नंबर ऑफ आपने मॉड्यूल्स कर लिए, इतने नंबर ऑफ आपने क्वेश्चंस उनके सॉल्व कर लिए, तो आपके बैजेस या तो इंक्रीज करते जाएंगे, आपका प्रमोशन होता जाएगा, या वो आपको 50-50 कॉइन्स पर राइट अटेम्प्ट आपको ऐड करते जाएंगे। स्ट्रीक भी होने लग गया आजकल, अगर डेली सॉल्व करते हो तो डेली की स्ट्रीक्स मेंटेन हाँ, रहती है। वो मेंटेन रहती है आपकी, है ना। इट मीन्स दे आर समहाउ मोटिवेटिंग यू इन अ पॉजिटिव मैनर। आपको भी एक क्रेज रहता है, नहीं यार मैं आज किया नहीं मैंने, है ना, मुझे आज करना था। आपने देखा होगा डेली रिवॉर्ड्स आते हैं आजकल, है ना, मोबाइल ऐप्स पे, जो आपकी ये फाइनेंशियल ऐप्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो स्पिनर्स होते हैं कि आप स्पिन दी व्हील, है ना, तो स्पिन दी व्हील पे जब आप क्लिक करते हो वो डेली का रिवॉर्ड होता है। वो कहते हैं कि एक बार करो, 2 बार करो, अच्छा आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हो गए, नाउ वेट फॉर टुमारो। अब आपको क्रेज है यार, कल भी आऊँगा मैं, है ना, कल फिर मैं ट्राई करूँगा। होते हैं ना लोगों को। तो ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस क्यों डाली जाती हैं? जस्ट टू रीइंफोर्स यू इन अ पॉजिटिव वे। आप करोगे, सही करोगे, जो आपको मिल रहा है आप वो ले रहे हो। अगर आपने कुछ गलत किया देन दे विल डिडक्ट सम पॉइंट्स, वो पॉइंट्स डिडक्ट करेंगे, कॉइन डिडक्ट करेंगे, वॉट एवर देयर पैटर्न इज। तो मैंने आपको बोला आप एक रूम में गए, अगर आप सही रूम में गए तो मैं आपको 100 पॉइंट्स दूंगा, अगर आप, है ना, गलत रूम में गए तो मैं आपके 100 माइनस कर दूंगा। ठीक है। और आपने एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाना है, देन देयर आर मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल पाथ्स। तो कुछ रूम्स ऐसे हैं जिनमें आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है। कुछ रूम्स ऐसे हैं जहाँ पे, है ना, वो बाई डायरेक्शनल है कि भी आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। तो हमने क्या करना है कि जी लर्नर को उस एनवायरनमेंट में छोड़ देना है विच इज़ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है। उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नोबडी इज मॉनिटरिंग, इट इज़ मॉनिटर्ड बाय द प्रोग्राम इटसेल्फ। ओके, ठीक है, वो एल्गोरिथम का पार्ट है। आपने एंटर किया एज अ लर्नर, आप जैसे ही सही जगह गए ऑटोमेटिकली आपका जो बैच था वो बैच आपका एक स्टेप आपका इंक्रीज कर गया। जैसे ही आप, है ना, गलत जगह पे गए वो आपका बैच एक रिड्यूस हो गया। पहले आपको सिल्वर मिला था, आप गोल्ड पे भी जा सकते हो, ब्रॉन्ज पे भी आ सकते हो, या आपको पहले 100 कॉइन्स थे, 100 कॉइन्स आपके 50 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, या 200 भी हो सकते हैं। तो वो वहाँ से आपको पता लग गया यार मैं गलत आ गया। एज अ लर्नर आपको पता लग गया यार मेरा पॉइंट कट गए, इसका मतलब मैं गलत हूँ, वापस लौटो। आप जैसे ही वापस लौटे फिर आप दूसरी जगह ट्राई करोगे। जैसे ही आप सही जगह पे आए वो आपके पॉइंट बढ़ गए, पॉइंट बढ़ गए, इसका मतलब मैं यहाँ तक अब सही हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरी डेटाबेस में भी रिकॉर्ड हो रहा है लर्निंग के, कि भाई अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं सीधे जाऊँगा तो गलत है, मुझे एक्चुअल में डाउनवर्ड आना है। जब आप डाउनवर्ड आए फिर उसके बाद आपने एक टर्न लिया राइट, जब आप राइट टर्न लेने लगे तो आपको पता लगा कि यार अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका जो पॉइंटर, जो लीडर बोर्ड था, उस पर पॉइंट इंक्रीज कर गए। इट मीन्स मैं यहाँ तक सही हूँ। तो आपको एक पैटर्न पता लग गया कि ये एल शेप में यहाँ तक आना है। फर्स्ट 2 स्टेप्स विल बी एल। उसके बाद फिर अपवर्ड आपने आना है, एक स्टेप ऊपर। फिर आपने, है ना, लेट से लेफ्ट जाना था, लेफ्ट जाओगे तो आप सोर्स पे आ जाओगे, बट लर्नर को नहीं पता है कि भाई घूम के कहाँ आ गए। लेकिन अगर आप वहाँ आ गए, वो रॉन्ग था, तो फिर आप वापस तो जाओगे। फिर क्या हुआ, आपके पॉइंट कट गए। फिर आप वापस आ गए, नहीं यार मैंने पॉइंट नहीं कटवाने, मैं फिर आगे गया। जब मैं आगे जाता हूँ राइट साइड में तो मुझे पता लगता है मेरे +100 हो गए। तो ऐसे करके आपको पता लग रहा है कि यार राइट पाथ कौन सा है, और ऐसे करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को बेसिकली हम कहते हैं लर्निंग विद एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि मशीन्स को हम इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि जो कुछ भी नया डेटा आ रहा है, क्योंकि आजकल जो कुछ भी है ना डिजिटल एरा में सब डेटा है, जो डेटा आ रहा है उसी से सीखो। और डेटा नया भी हो सकता है जो पहले से आपको ट्रेन ना किया गया हो या पहले से आपको बताया ना गया हो, है ना। तो उस नए डेटा में आप अपने आप को या अपनी मशीन को किस तरह से आप फिट करोगे कि वो उसी इन्वायरमेंट में खुद को इतना अडेप्टिव कर ले कि वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टाइप का जो हम कहते हैं ना, कि हाँ भाई जो किसी भी डायनामिक सिचुएशन में अपने को फिट कर पाएगा, है ना। तो हमने अपनी मशीन को उस तरह से ट्रेन करना, ऑलराउंडर उस तरह से ट्रेन करना है कि भाई नया डेटा आ रहा है ना, नए डेटा से सीखो, डेटा से खुद से सीखो। जरूरी नहीं हर चीज़ की एल्गोरिथम बना के दी जाए, जरूरी नहीं हर चीज़ को आपको बिल्कुल एक सुपरवाइज्ड मैनर में आपको बताया जाए, या एक फिक्स्ड, है ना, आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको बोला जाए कि जी ग्रुपिंग करो, इसकी क्लस्टर बनाओ।
तो वो ये कहते हैं कि जी नया डेटा आया, नया डेटा में इस तरह से चलेगा, आप ये काम करते हो तो आपका आउटकम अच्छा आएगा, अगर बी काम करते हो तो आउटकम ख़राब आएगा। तो वो मशीन खुद से सीख रही, भाई मैंने अब तो बी काम नहीं करना क्योंकि बी से आउटपुट ख़राब हो जाता है, मैंने अब ए करना है। तो वो एक बार, दो बार, तीन बार गलत करेगा, चौथी बार वो मशीन खुद से सही करेगा। ओके सर, चैट जीपीटी किसका एग्जांपल है वो? चैट जीपीटी एक अलग चीज़ आ गई, वो है आपका जनरेटिव एआई का। Generative AI का। जनरेटिव एआई में कहीं ना कहीं वो फ्लेवर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। जब मैं बात करता हूँ कि भाई जनरेट समथिंग न्यू, ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक टर्म उसमें से निकल के आया एनएलपी के अंदर कि भाई आप कुछ भी जो आप एआई के अंदर कर रहे हो, अब आपने वो एआई को इतना कैपेबल बनाना है कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, खुद से जनरेट कर पाए डेटा। अब इसमें गेन्स भी आ गए आपके, है ना, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। उसमें दो मॉडल हैं, बेसिकली दो फेज़ हैं। मॉडल क्या कहोगे आप उसे? फेज़ कहोगे। एक फेज़ है जो जनरेट करता जा रहा है, कुछ भी जनरेट कर रहा है सिंथेटिक डेटा, और जो डिस्ट्रक्टर फेज़ है वो चेक कर रहा है कि भाई ये जो डेटा इन्होंने जनरेट किया है ये रियल जैसा है या नहीं है, और वो तब तक उसे डिस्कार्ड करेगा जब तक वो खुद ना कंफ्यूज हो जाए कि यार ये सिंथेटिक डेटा रियल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है। तो होता क्या है कि जहाँ पे भी हमने नया डेटा क्रिएट करना होता है दैट लुक्स लाइक दी ओरिजिनल डेटा, वहाँ पे हम ये गेन्स टाइप की अप्रोचेस यूज़ करते हैं जनरेटिव। और जनरेटिव एआई एक्चुअली मैं बोलूँगा ना कि बड़ा ट्रेंडी टॉपिक है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट ने लाइक अगर है ना कुछ एआई में अगर करना है तो अभी रिसेंटली, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 10 साल, 5 साल और 20 साल तक आपके काम आएगा, लेकिन 2-3 साल मार्केट है इसका। उसके बाद कुछ और आएगा नया, वो इससे भी एडवांस होगा। लेकिन अभी जनरेटिव एआई ट्रेंड में चल रहा है। सर आपको पता है आपने अभी अपनी जो हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा है जनरेटिव एआई का, आपने वीक 1 वीक 2 पूरा पढ़ा दिया। अच्छा। ये पूरा ज्ञान वैन सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। राइट। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सर अभी तक आपको 14 ईयर्स से हो मशीन लर्निंग में, क्या क्या आपको मिथ्स ऐसे आए या फिर मिसकंसेप्शन आए स्टूडेंट से या फिर किसी फैकल्टी से कि ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है, जो आपको बहुत फनीएस्ट लगा हो? मिसकंसेप्शन लाइक एज सच एस एकदम से अगर मैं देखूं तो कोई ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं था, बट हाँ एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में मैंने देखा, वो ये कहते हैं कि सर एआई में कैसे पास होंगे। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप है ना थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग है आपकी, आप है ना चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से समझ पा रहे हो, थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप है ना बिल्कुल एकदम मास्टर बन जाओ मैथमेटिक्स में, लेकिन आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, आपको समझ आता है यार क्या है ये, आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी आती है, प्रोबेबिलिटी समझ आती है, तो एआई में अगर आपको पता लग गया तो सब कुछ लॉजिक है। आप समझो इस बात को कि मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है हमारे अराउंड या हमसे बाहर, सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, मैं और आप यहाँ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। ये जो कुछ भी हमारे आसपास या हमसे अलग हट रहा है, आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हो, इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं यूनिवर्सिटी डेली आता हूँ, इसके पीछे लॉजिक है ना। तो मीन्स इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है सबके पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को एक प्रॉपर तरीके से एक साइंस में डिफाइन करने की कला ही आपकी एआई है, आप ऐसे समझो। जो इस चीज़ को समझ गया, लॉजिक्स पे काम करना सीख गया, उसे एआई फन लगेगा। लेकिन जिसे लगा यार कैसे करेंगे, एल्गोरिथम नहीं समझ आती, लॉजिक नहीं समझ आता, तो वो वहाँ पे मिसकंसेप्शन बन जाते हैं कि ये ख़राब है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है, इसके बजाय कोई इजी कोर्स होता। ऐसी एक मिसकंसेप्शन लोगों के, बच्चों के स्पेशली दिमाग में बना हुआ है कि जी मशीन लर्निंग है ना टफ पड़ता है, मुझे कोई और इंजीनियरिंग माइनर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा है, मतलब हम मेरे पास पर्सनली बड़ी क्वेरीज आती हैं, सर मशीन लर्निंग नहीं है ना, मुझे कोई है ना इजी सा ले चाहिए। अब वो इजी और टफ वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा है ना मिथ है, मिसकंसेप्शन है। मेरे लिए हो सकता है कि मैथमेटिक्स इजी हो, लेकिन मैं ड्राइंग ना कर पाता हूँ तो मेरी ड्राइंग बहुत टफ है। है ना। जो आर्टिस्टिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेरे लिए वो टफ होंगे अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो। लेकिन जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैथमेटिक्स हो सकता है ट्रिकी हो, लेकिन वो आर्ट में एक्सपर्ट है। सब्जेक्टिव है पूरा, तो वो बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेरी अप्रोच उस कोर्स को या उस टॉपिक को
देखने की और उसे परसीव करने की क्या मेरी अप्रोच है। तो अगर मेरी अप्रोच उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को लेके पॉजिटिव है, तो जितना मैं उसे अडेप्ट करूंगा उतना ही वो सब्जेक्ट भी मुझे अडेप्ट करेगा। समझ रहे हो? तो मिसकंसेप्शन तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट ना टफ होता है ना इजी होता है। कोई भी सब्जेक्ट, और स्पेशली जैसे अभी है ना इंजीनियरिंग माइनर की अभी पोलिंग होके खत्म हुई है। हाँ। अभी है ना सेक्शनिंग भी हो गई काफ़ी। तो कुछ मेरे पास क्वेरीज आई, सर इसमें है ना फ्यूचर नहीं है, सर मुझे मेरा है ना ये वाला चेंज कर दो। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि आपको जो इंजीनियरिंग माइनर की मैंने पोलिंग में ऑप्शंस दिए थे ना, वो सारे वही हैं जो हमने इंडस्ट्री से फीडबैक लेके या अलग अलग स्टेक होल्डर से फीडबैक लेके आपके लिए डिसाइड किए हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो पहला तो मिसकंसेप्शन ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कोई भी इंजीनियरिंग माइनर जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, उस इंजीनियरिंग माइनर में कोई भी टॉपिक या कोई भी वो सेट ऑफ कोर्सेज ऐसे हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट है ना साइबर सिक्योरिटी में ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना कि साइबर सिक्योरिटी का मार्केट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट हो सकता है मशीन लर्निंग में ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मशीन लर्निंग में मार्केट नहीं है। मैं हो सकता है वेब डेवलपमेंट में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वेब डेवलपमेंट बेकार है ना। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है, जो सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी है, जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं सारे स्पेशलाइजेशन, सारे इंजीनियरिंग माइनर्स, तो ये इसी वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि इनका मार्केट है। एंड देयर आर सर्टेन सेट ऑफ स्किल सेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कमांड ऑन दीज मार्केट। वो स्किल सेट्स आपको यहाँ पे कवर करवाई जा रही हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से आप ये करो सर इसका मार्केट नहीं है इसलिए मेरा चेंज कर दो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, है ना। तो मेरी समझ से ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा केयरफुली हमें देखना चाहिए। ओके, सो सर मुझे बेसिकली एक क्वेश्चन है आपसे कि इस वर्ल्ड में कौन सा आपको ऐसा बहुत फैसिनेटिंग सा एप्लीकेशन लगा, AIML, डीप लर्निंग, किसी का भी, जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करवाता है कि यार ये बहुत सही चीज़ है? आलोक, मैं कहूँगा कि एक एप्लीकेशन नहीं है, कई एप्लीकेशन है AI की। हाँ। जिसने एटलीस्ट पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया। ओके, ठीक है। अगर मैं रीसेंट एप्लीकेशन की बात करूं तो ChatGPT, इसने पूरा धमाल मचाया हुआ है मार्केट हाँ। है ना। लाइक पहले मतलब मैं एक एक करके बताऊंगा कि भाई कैसे इसने धमाल मचाया है। हाँ। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको पूरे है ना, मतलब दिन रात एक करना पड़ता था, और तब कहीं जाके आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्टिकुलर आप है ना कोई कोड लिखते थे। हाँ। अब आप सिंपली कुछ सिलेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दो, उसको आप है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो एंड इट विल एक्चुअली गिव यू द कोड। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कि लाइक लोगों की जो PhD और MTech की जो थीसिस थी और उनके जो सॉल्यूशंस थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के, उसके लिए 3-3, 4-4 साल लगे हैं PhD में, स्पेशली 5-5, 6-6 साल लगे हैं। वो आप वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालोगे, बेस्ड अपॉन इट्स नॉलेज बेस वो आपको वहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इट इज़ रिवॉल्यूशनरी। ठीक है। नो डाउट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो, तो वो हमें ना मैनुअली एक कहते हैं ना कि टचिंग करना है, वो टचिंग हो जाती है, फिनिशिंग। हाँ फिनिशिंग है ना, वो हो जाती है। हाँ। दूसरा मैं कहूँगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में, अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया है AI को लेकर। अच्छा। आप जो मेडिकल इमेजिंग है डोमेन है ना, वहाँ पे क्या है कि इमेजेस क्लिक की और इमेजेस के थ्रू आप बेसिकली एडवांस में पता कर लेते हो कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ किस स्टेज पे है। वो हो सकता है कि आप नॉर्मल आइज से एज अ ह्यूमन बीइंग आप इजीली रिकॉग्नाइज ना कर पाओ या डिटेक्ट ना कर पाओ। ठीक है। तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे है ना, एक डोमेन है जहाँ पे AI ने बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए हुए हैं। डिफेंस एक तीसरा है। ओके। डिफेंस में मीन्स वाई टू एक्चुअली आस्क आर सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। उनकी भी तो जान है ना, हाँ। है ना, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी फैमिली है। तो अगर ये चीज़ अगर हम मशीन से करवा लें और उसमें हमें पता है कि जो एरर, चांसेस ऑफ एरर हैं, दे आर ऑलमोस्ट निल, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है,
वहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक का कोई लॉजिक नहीं है मशीन्स के साथ। वो हाँ ये हो सकता है कि जहाँ पे नहीं करना है वो वहाँ पे भी कर दे मशीन। मशीन हैक भी तो हो सकती है। नहीं, मशीन हैक करने के लिए भी वहाँ एक सिक्योरिटी एंगल आ जाता है ना। हैक करने के पीछे कहीं ना कहीं देखो, जब भी हम ये कहते हैं ना कि हैक हुई है, वो जिसकी मशीन है उसकी गलती की वजह से हैक हुई है। ओके। हाँ, कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं वहाँ पे या तो आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है सिक्योरिटी के साथ, या आपकी ही किसी इंटेंशनल अनइंटेंशनल मिस्टेक की वजह से आपका डेटा किसी दूसरे के पास गया है। मतलब मशीन को हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक उसका परमिशन ना हो। मशीन में अगर हमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए हैं, हाँ, प्रॉपर हमने है ना उसमें सिक्योर हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, हाँ, तो कोई भी एवं ही उसे ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, अनटिल अनलेस कि हमने उन प्रोटोकॉल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हो, या हमने कोई सस्ते एल्गोरिथम्स ना लगाए हों सिक्योरिटी के लिए। So there are many advanced tools in security that we can use to protect our data and protect our machines. ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर हमने है ना इंटरनेट पे रख दिया और कोई भी आके लेके चला जाएगा, अनटिल अनलेस कि हमने उसे पब्लिक डोमेन में डाला है क्या। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो वो सिक्योरिटी ब्रीचेस तभी होंगे जब एज अ यूजर और एज अ ऑनर ऑफ दैट डेटा आई हैव कंप्रोमाइज समथिंग। अगर वो मैंने नहीं किया है तो वो उसमें सिक्योरिटी के ब्रीचेस होने के लिए गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है सर, व्हाट आर द मेजर, मतलब बिग डाटा जब अब इंक्लूड हो रहा है मशीन लर्निंग के साथ, इंटीग्रेट हो रहा है, तो हमें क्या अपकमिंग ईयर्स में कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है? बिग डेटा तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, मैं बताऊँ है ना। बिग डेटा पिछले 8-10 सालों से ऑलरेडी है ना काफ़ी बूम पे है। अब धीरे धीरे है ना लोग बिग डेटा से आगे एक्सा स्केल डेटा की बात करने लग गए। क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? क्वांटम कंप्यूटिंग आने लग गया हाँ, है ना। सो एक्सा स्केल की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो एक्सा स्केल मीन्स बिग डेटा से भी ऊपर। मतलब हम है ना जीटा बाइट की बात नहीं कर रहे हैं, पेटा बाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे भी बड़ी बात कर रहे हैं। आपके जो एक प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स लगा होता है, हाँ, हाँ, है ना, उसमें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो डेटा रिकॉर्ड होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उस मैनुअली उस पर कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, हाँ, ये CCTVs जो जगह जगह लगे होते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, ये इतना डेटा होता है कि आप इसे हैंडल करके और मैनुअली बैठ के आप एक एक फ्रेम को मूव करके आप एनालाइज नहीं कर सकते। तो जब डेटा इतना ज़्यादा है, वॉल्यूमस डेटा है, क्योंकि बिग डेटा तभी बनेगा जब वो वैरायटी ऑफ डेटा होगा, हाँ, जब वो वॉल्यूम उसका बहुत हाई होगा। हाँ, ठीक है, और तीसरी हम बात करते हैं उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। सो मीन्स वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, सॉरी, ओके। सो वेलोसिटी मीन्स इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है थोड़े टाइम में कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि वो वैसे नहीं हैंडल हो रहा है ना। और वैरायटी ऐसा है कि भाई अभी इमेज आ रही थी, अब वो वहाँ से वीडियो आ गया, पीछे से टेक्स्ट डेटा किसी ने भेज दिया, किसी ने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भेजा, किसी ने अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भेजा। इतना ज़्यादा उसमें है ना वैरायटी है कि मेरे कंट्रोल से बाहर है। तब मैंने कहा जी ये बिग डेटा हैंडल करेगा। उसके टूल्स आते हैं, जैसे हडूप इज़ वन पॉपुलर टूल, अपाचे हडूप। ठीक है, ऐसे ही है ना डेटा एनालिटिक्स के कुछ टूल्स हैं। पाइथन में भी हम है ना कुछ लाइब्रेरीज हैं जो यूज़ करके डेटा को हैंडल करते हैं, बिग डेटा को, है ना। तो ये सारे के सारे टूल्स तब वहाँ काम आते हैं। आर प्रोग्रामिंग में हम है ना डेटा को हैंडल करते हैं, है ना। सेस एक पॉपुलर है ना टूल है जहाँ पे हम है ना काम करते हैं। आप लोगों ने डेटा साइंस में है ना माइट भी पढ़ा हो, टेबलू, है ना, पावर बीआई, है ना। सो ये सारे जो टूल्स हैं इनका काम ही होता है कि जितना डेटा आ रहा है भैया आने दो, हम इसे हैंडल करते हैं। सर, आने वाले टाइम में हम डेटा को हैंडल कर पाएंगे? कर पाएंगे डेफिनेटली। आपको लगता है कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर? देखो, जब स्टोरेज ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केवल डेटा क्रिएट करने वाले केवल उस पर काम कर रहे हैं, पैरेलल में स्टोरेज वाले भी काम कर रहे हैं। मीन्स क्लाउड होगा? क्लाउड एक चीज़ है, क्लाउड एक सॉल्यूशन है, लेकिन क्लाउड पे भी जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो भी कहीं किसी हार्ड ड्राइव में हो रहा है, कहीं हार्डवेयर में हो रहा है ना स्टोर, चाहे वो किसी भी सर्वर पे फिजिकल फॉर्म में हो रहा है ना, चाहे जिस मर्जी सर्वर पे हो, या उसकी मल्टीपल रेप्लिकास बन रही हैं अलग अलग सर्वर पे। मैं कह रहा हूँ, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि भाई वो जो सर्वर
जो हार्डवेयर डिवाइसेस बनी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो रही हैं कि जब मैं यूज़ करता था इतनी बड़ी फ्लॉपी डिस्क उसमें है ना कुछ केबीज का डेटा आता था, अब इतनी छोटी सी चिप में है ना जीबीज में डेटा आता है। हाँ ठीक है, एक छोटी सी आपकी है ना हार्ड डिस्क वो आपकी टेराबाइट की होती है, 2 टेराबाइट, है ना। तो आप ये देखो कि मतलब देयर इज अ सेगमेंट ऑफ इंजीनियर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस डेटा हैंडलिंग पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो मीन्स आपका अगर स्टोरेज आपको लग रहा है कि यार सब भर जाएगा, तो वो कह रहे हैं और कम करते हैं ऐसे भाई। अब लोग आरएनए डीएनए में है ना डेटा स्टोरेज की बात करते हैं। अभी रिसेंटली है ना मैं अभी अपने एक स्टूडेंट के साथ पेटेंट फाइल कर रहा हूँ, हाउ टू स्टोर द डेटा इन यूजिंग आरएनए एंड डीएनए, है ना। तो वो जो कोई भी आरएनए डीएनए में आप डेटा कैसे उसमें डालोगे और कैसे स्टोर करोगे, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ अंडर फाइलिंग कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो जहाँ पे हम डेटा हैंडलिंग की बात कर रहे हैं वहाँ स्टोरेज पे भी काम हो रहा है कि भाई हमने उसे कैसे कंप्रेस करना है, कैसे हमने रिड्यूस करना है। जहाँ पे काम हो रहा है बेसिकली मैं कहूँ कि डेटा हैंडल का, वहाँ पे हम स्पीड पे भी काम कर रहे हैं कि भाई कितनी जल्दी हम है ना इसको एनालाइज करेंगे, उसको फास्ट करेंगे। तो जब अलग अलग एंगल से आप है ना रिसर्च करते हो एंड देयर आर सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑल टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज, तो वो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन निकलता ही है। ठीक है, राइट। तो एक मैंने पढ़ा था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, तो जब आपको नीड होगी तो आप काम करोगे और कुछ नया करोगे, इनोवेटिव करोगे, नई खोज होगी। तो जैसे जैसे नीड आती जाएगी, किसने सोचा था कि है ना बिग डेटा भी कुछ होगा। अब एक्सा स्केल डेटा की बात होती है, लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। पहले क्वांटम कभी फिजिक्स में पढ़ते थे कि भाई लाइट के रिलेटेड कुछ क्वांटम के हमने है ना टॉपिक्स पढ़े थे। अब क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी तरह से आ गया, है ना। तो मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन बेस वही रहेगा कि आपका फंडामेंटल ऑफ साइंस एंड मैथ्स। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स में और लॉजिक बिल्डिंग में अगर आप अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग में आप कुछ भी कर जाओगे। सर आपने अभी तक 65 प्लस रिसर्च पेपर्स में वर्क कर चुका है, उससे भी बहुत ज़्यादा, है ना। अभी तक का आपका सबसे मेमोरेबल कौन सा प्रोजेक्ट रहा है? 2 साल जो मैंने अपने वहाँ पे स्पेंड किए थे ऑस्ट्रिया में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर, वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। सो वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, लाइक इट वाज अ कंसोर्शियम ऑफ 8-9 टीम्स। So in those 8-9 teams, there were 50% universities, different universities and 50% from industries. तो उनके साथ जब कोलेबोरेशन में काम करने को मिलता है तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। क्योंकि आपके पास जो आपका नॉलेज बेस है दैट इज़ नॉट कंप्लीट। जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा तो ऐसा नहीं है कि मैं ही आपसे अपनी बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बड़ा कुछ सीख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो आप इन्वायरमेंट से जब सीखना स्टार्ट कर देते हो देन यू रियलाइज़ कि हाँ आपके अंदर एक सीखने की जो एक मैं कहूँगा लर्निंग फेज़ है आपका, वो जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे मैच्योरिटी आती जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा मैच्योर होता है। वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि धूप में खड़ा रहा, बाल सफ़ेद हो गए और मैच्योर हो गया। वो इंटरेक्ट करके, लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों के एक्सपीरियंसेस को लेके वो धीरे धीरे उसने दुनिया का एक तजुर्बा सीखा। बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के अकल आती है। हाँ। तो वो यहीं से आया वो। तो वो जो एक्सपीरियंस वहाँ से आया डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे मुझे पता है कि एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट लोगों के बीच में, जहाँ कोई पंजाबी तो छोड़ो वहाँ इंडियन नहीं है, आपने उन लोगों के बीच में आपने वहाँ पे काम करना है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, और आपको उनसे सीखने को मिल रहा है और आप भी नई 4 चीज़ें उनको बता रहे हो। So it is win-win for everyone and they are very happy to learn from you and they are also very happy to share their things with you, और आपको भी फिर कोलैबोरेट करने में अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैंने सीखा, वहाँ पे पब्लिकेशंस भी मेरे काफ़ी अच्छे हुए। IEEE ट्रांजेक्शन्स का जो मेरा मेन पेपर है वो भी मेरा वहीं से निकला था जब मैं वहाँ था। सो IEEE ट्रांजेक्शन्स जर्नल्स, दे आर एक्चुअली टॉप मोस्ट जर्नल्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ना। तो उसमें एक जर्नल है
आपका कंप्यूटेशनल सोशल सिस्टम्स, तो उसमें एक पेपर मेरे पीएचडी स्कॉलर्स के साथ है, जिसमें मेरे जो पोस्ट डॉक के सुपरवाइजर हैं, ही वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड देयर। सो हम लोगों का एक जॉइंट कोलेबोरेशन का एक प्रोजेक्ट था फेक न्यूज़ पे, सो वी वर्कड ऑन दैट। तो वही आपका मेमोरेबल है अभी हाँ, तक? तो वो मतलब वहाँ पे एक पेपर नहीं, वहाँ पे मैंने 10+ पेपर्स हैं, और मतलब टोटल अगर मैं कहूँ मेरे 20+ पब्लिकेशंस हैं। कुछ पेपर्स हैं, कुछ उसमें बुक्स हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, है ना, और कुछ उसमें बुक चैप्टर्स हैं। सो वो 20+ के आसपास है जो मैंने वहाँ पे 2 साल के अंदर पब्लिश किया है। वाओ, दैट्स टोटली गुड। ठीक है। व्हाट डू यू चूज, iOS वर्सेस एंड्रॉइड? एंड्रॉयड। व्हाई सो? रैपिड फायर था ये तो। आई एग्री, बट फिर भी क्यों? ओके, एंड्रॉयड का ये है कि लाइक आपको एक रीच ज़्यादा मिल रही है। अगर मैं यूज़र बेस की बात करूँ, है ना, कस्टमर बेस की बात करूँ, तो आज के टाइम में भी एंड्रॉयड का यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू iOS। तो मैं अगर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर मैं एज अ डेवलपर या एज अ टीम लीडर अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर मैं काम करूंगा, तो मेरी अप्रोच रहेगी, जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मास में, है ना, मैं उस चीज़ को शेयर कर पाऊँ। Okay. वो अभी iOS के साथ नहीं है। नो डाउट iOS इज़ मोर सिक्योर एंड देयर आर मैनी अदर फीचर्स, है ना, वो हैंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की पर्सपेक्टिव में आप मुझसे बात करोगे, हो सकता है 1 साल बाद मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ और बताऊं। आज के पर्सपेक्टिव में एंड्रॉयड। Okay. Favorite programming language? ऑप्शन You can take C++. पाइथन। Okay. MacBook versus Windows laptop? विंडोज़ लैपटॉप। मैंने 2-3 बार, है ना, मैकबुक पे काम करने की कोशिश की, मैं कंफ्यूज हो गया। या तो ये कहो कि मैं उतना फ्रेंडली नहीं हूँ मैकबुक के साथ, है ना। फिर इवन मैंने ना आईपैड पे भी काम करने की कोशिश की। आई डू नॉट फील मच कंफर्टेबल ओवर देयर, क्योंकि मीन्स अगर मैं कहूँ, एक ये होता है यार कि बंदा ये टेक्निकल होके टेक से भी वाली बात नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो गैजेट्स हैं, ये गैजेट्स आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, ना कि आपको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सो इफ़ आई फील दैट आई एम कंफर्टेबल विद माई एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और माई विंडोज़, और इवन अगर आप मुझसे लाइनक्स का पूछते तो मैं कहता हाँ उबंटू। हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसकी एक अपनी एक अलग एज है, एक पॉजिटिव है उसका, है ना। लेकिन जब इन दोनों में आपने कहा तो मैंने कहा नहीं यार, मैं विंडोज़ के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि यार ठीक है, क्यों अननेसेसरली, है ना, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ना। पहले मैं सिस्टम को समझूँ, पहले मैं उसके वो सारी फीचर्स को समझूँ, उसके बाद फिर मैं उस पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, है ना। तो बेटर है कि मैं वो सारा टाइम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दूँ उस एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूँ। Augmented reality versus virtual reality? I will go with the virtual reality. Okay. Open source or proprietary software? Open source. Okay. Supervised learning or unsupervised learning? Reinforcement learning. Okay. That's totally good. So sir, आपके जाने से पहले मुझे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, जो कि हमारे ऑडियंस के लिए भी है, Right. हमारे व्यूअर्स के लिए भी, हमारे पूरे CSC बैच के लिए, सबके लिए है, कि आप यहाँ तक आए मशीन लर्निंग के फील्ड में, व्हाट आर द 3 मस्ट अवॉइडेबल मिस्टेक्स जो कि उनको नहीं करना चाहिए? पहला तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका गोल है ना, गोल को लेके बिल्कुल डेविएट मत हो। ठीक है। इफ़ यू हैव सर्टेन गोल्स और योर पेरेंट्स हैव एक्चुअली सेंट यू इन यूनिवर्सिटी टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, तो उससे डेविएट तो बिल्कुल नहीं होना। पहला तो मैं ये बोलूँगा। दूसरा, ईच स्टूडेंट नीड्स टू वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स। अगर सॉफ्ट स्किल्स हैं आपके पास तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली राइज इन योर करियर, है ना। तीसरा मैं बोलूँगा कि जो ये सर्टिफिकेशंस हो गए, है ना, मूक्स हो गए, ये मतलब क्या है, ये शोशेबाजी में मैं इस चीज़ को, है ना, अगर मुझे बोलोगे चलो मुझे बोलना नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आप जब तक अपने आप को डिफरेंट नहीं बताओगे तब तक लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। इस चीज़ को समझ लो। अगर आप ये कहते हो यार मैंने ना डिग्री ले ली एंड ये मेरी डिग्री है और देखो जी मैं तो 10 पॉइंटर हूँ या 9.5 पॉइंटर हूँ, सो व्हाट एल्स। जब तक आपके पास आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स नहीं है, जब तक आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस नहीं है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं,
जब तक आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स नहीं है जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, है ना, जब तक आपके पास वो हैकाथन्स के एक्सपीरियंसेस नहीं है, आपने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तब तक आप अपने आप को इस भीड़ में कलरफुल नहीं बता सकते। ओके, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग, और उस कंपटीशन में अपने आप को फिट रखना और अपने आप को सबसे आगे रखना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप स्किलफुल हो, और स्किलफुल से भी ज़रूरी है कि आप उसे दिखा पा रहे हो। ठीक है, मेरे अंदर 100 स्किल्स हैं, लेकिन मेरे पास प्रूव करने के लिए नहीं है कि जी मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, मेरे पास हैकाथन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो स्किल्स मैं तब तक फर्स्ट एक प्राइमा फेसी मैं नहीं बता सकता किसी को। जब आप इंटरेक्ट करोगे, मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे, तब मैं बताऊंगा, लेकिन पहला इंप्रेशन तभी पड़ेगा जब मैंने आपको वो अपने सर्टिफिकेट्स की लिस्ट आगे कर दी, आपने कहा अरे यार इसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, अच्छा अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इसने पेपर भी लिखे हैं, इसने पेटेंट भी पब्लिश कराए हैं, अच्छा एक पेटेंट ग्रांट भी है, इसने ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी किया है, तो वो ऑटोमेटिकली ये कहेगा यार ये बड़ा डायनामिक पर्सनैलिटी है, यार इस बंदे को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। और वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको लेके आ जाएगा, भले ही वो बंदा आपसे मिला हुआ है नहीं मिला है, वो आपके CV नहीं, आपको सब कुछ बता दिया कि भाई ये बंदा कैसा है। हाँ, लेकिन जो आपने लिखा है वो आप जस्टिफाई भी कर पाओ। हाँ, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दिखाते नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनके पास होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं बट उनके पास होता नहीं है। आपने बनना है कि आपने दिखाना भी है और आपके पास होना भी है। तो अगर आप तीसरी कैटेगरी के हो, डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल एंड लवली इंटरेक्शन। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आलोक। थैंक यू सो मच सर। दैट्स इट फॉर द एपिसोड टुडे गाइस। आज हमने बहुत ज़्यादा लर्निंग की है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डीप लर्निंग। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें का हमने लर्न किया है। होप सो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दिस इज अ वन एंड ओनली वीडियो फॉर द मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट। और अगर आप मशीन लर्निंग की फील्ड में आने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि पूरा वीडियो वंस अगेन देखो एंड अपने वो सारे दोस्तों को भेजो जो मशीन लर्निंग की फील्ड में आना चाहता है, AI की फील्ड में आना चाहता है और बेसिकली CSC को इन डेप्थ में लर्न करना चाहता है। आज हमारे साथ सर का थोड़ा इंटरेक्शन कम हो पाया बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट, बट आपकी अगर और भी डाउट्स हैं, गिव मी इन द कमेंट बॉक्स एंड मुझे वापस से बता दो अगर सर के साथ आना है। विल टाई अप वंस अगेन। थैंक यू फॉर दिस एंड प्लीज फॉलो मी एवरीवेयर लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह आ चुका हूँ एंड सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच। पीस आउट।